नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। इस वीडियो में मैं आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास पुस्तक के नवीन संस्करण और इसके पुराने संस्करण को कंपेयर करूंगा, क्योंकि भारतीय इतिहास की जो पुस्तक है इसका जब मैंने नए संस्करण का वीडियो डाला तो बहुत से विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन था कि क्या हमारे पास जो पुराना एडिशन है उसको चेंज करके नया एडिशन लेना चाहिए। यानी उनके पूछने का मतलब ये है कि कितना बदलाव किया गया है, क्या पुराना संस्करण पर्याप्त है। वैसे इसका पुराना संस्करण ये रहा, बहुत ही लोकप्रिय रहा ये, खासतौर से राजस्थान में और उसके आसपास के हिंदी भाषी प्रदेशों में भी इस पुस्तक को पढ़ा गया और काफी इसकी प्रशंसा भी विद्यार्थियों ने की। लेकिन अब चूंकि इसका नया संस्करण आ गया है तो सभी के मन में यह प्रश्न है कि कितना बदलाव किया गया है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको नई पुस्तक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पुराने संस्करण की मैं बात करूं तो पुराने संस्करण में एक तो थोड़े से फॉन्ट छोटे दिखाई देते थे, हालांकि वैसे तो पर्याप्त थे। एक तो वो ठीक कर दिया गया है। जो फॉन्ट है अभी आप देखेंगे नए संस्करण में थोड़ा सा उनका साइज बढ़ा दिया गया है ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दिखने में भी पहले से अच्छे दिखाई देते हैं, पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती है। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें कंटेंट बढ़िया चाहिए जो हमें एग्जाम में सहायता दे सके। तो अब इसके यदि मैं कंटेंट की बात करूं तो जैसे पुराने संस्करण में आपको पहला जो टॉपिक है वो मिलता था प्रागैतिहासिक काल का, इसमें भी मिलता है प्रागैतिहासिक काल का। लेकिन पुराने संस्करण में प्रागैतिहासिक काल में बहुत ही कम मैटर दिया गया था और ऐसा लगता था कि ये अपर्याप्त है और लगभग कुछ ही पेज में इसको समाप्त कर दिया गया था और सारा विवरण इसमें दिया नहीं गया था। अब ये जो नया संस्करण है इसमें बहुत ही विस्तार से इसको बताया गया है। जहां पहले संस्करण में हमें कमी दिखाई देती है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको जो पाषाण कालों में अलग अलग भागों में विभाजित करके ठीक तरह से नहीं बताया गया। इसके अलावा जो ये एरा है, अलग अलग महाकल्प हैं, इनको भी ठीक से नहीं बताया गया था। और मानव इतिहास का जो क्रम है, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, इनको भी बताया नहीं गया था। यानी एक क्रमिक रूप से शुरुआत नहीं की गई थी पुस्तक की। अब वो इसमें चेंज कर दिया गया है, काफी विस्तार से इसमें बताया गया है, बिल्कुल ही चेंज है आप कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट में बताऊं तो ये देखिए पुराने एडिशन में आप देखेंगे तो आपको ये आप देखेंगे इसमें कुछ ही पन्नों में आपको थोड़ा सा बस इसका विवरण दिया गया था। यहाँ भारतीय दूसरा इसका चैप्टर शुरू हो जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और कुछ 2-3 पेज में आपको ये जो पुराना इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा देखो ये शुरू में मेरे को देखते ही पता चल गया था कि बिल्कुल बदलाव तो है, चापर चापिंग लिख रखा है, जबकि ये चॉपर चॉपिंग शब्द ठीक होगा, वो नए संस्करण में ठीक कर दिया गया है। इस प्रकार की जो गलतियां थी वो भी ठीक कर दी गई है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, जैसे आगे दूसरा और तीसरा चैप्टर है जो नए एडिशन में चेंज किए गए हैं। पुराने एडिशन में आपको दूसरा चैप्टर सीधा ही मिलता था स्रोतों वाला, और इसमें दूसरा और तीसरा नया चेंज किया गया। जैसे ये आपको भारत की भौगोलिक संरचना एवं इतिहास पर प्रभाव, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं, भारत की भौगोलिक संरचना एवं इतिहास पर प्रभाव, ये नया ऐड किया गया है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये भी नया ऐड किया गया है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो पिछले संस्करण में दूसरा चैप्टर था वो जाकर इसमें चौथा चैप्टर बनता है। फिर इसके बाद में जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भी मैंने बहुत सी चीजें देखी कि इसमें बदलाव कर दिया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बातचीत थी उसको भी काफी विस्तार से ढंग से अलग से दिखाए गए। यहाँ देखिए आप, ये हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बहुत ही ठीक तरीके से अब बता दिया गया है। इसके अलावा यहाँ अब जो हम इसकी डेट्स देखते थे हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत, वो तो पिछले में भी दिया गया था, लेकिन आजकल जो एक अलग ढंग से हड़प्पा सभ्यता को देखने का जो विचार चला आ रहा है कि उसको 3 कालों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व या नगरीय हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा उत्तरीय परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। उसमें पुराने एडिशन में बांटकर नहीं दिखाया गया था, जो कि ऐसा लगता था कि बहुत ही पुराना सा विचार हो गया है और आजकल इस प्रकार से नए जो इतिहासकार हम इस प्रकार से लिखते भी नहीं है, नई पुस्तकों में भी आपको अलग से बटा हुआ मिलता है। तो अब की बार ये ठीक कर दिया गया है और प्राक हड़प्पा को अलग से समझाया गया है। और जो तीनों काल हैं 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व और 2600 से 1900 और 1900 से 1300, इसमें बांटकर इसको दिखाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स में काफी कुछ चेंज किया गया है, काफी कुछ बदलाव इसमें लाया गया है। फिर मध्यकालीन भारत में भी मैंने देखा इसी प्रकार से सब कुछ इसमें दिया गया है। लेकिन बदलाव की यदि मैं बात करूं तो जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पर, हालांकि मैं पूरी पुस्तक के बदलाव के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको लास्ट में सार बता दूंगा कि मैं इसमें क्या है। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का ये जो
फर्स्ट पेज है, इसी पे आपको जो वंशों के बारे में एक इस प्रकार से सारणी अलग से बनाकर दी गई है जो पिछले एडिशन में हमें दिखाई नहीं देती थी। फिर इसके बाद में हम जैसे इल्तुतमिश पढ़ते हैं, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से चेंज किया गया है। जैसे मैं पास से दिखाता हूं आपको। मुइनुद्दीन बहराम शाह जो रजिया के बाद में शासक बने, तो बहराम शाह ने एतगीन की हत्या करवाई थी, ये पिछले एडिशन में नहीं बताया गया। जो मंगोल आक्रमण हुआ तो मंगोल शासक का नाम नहीं था, वो इसमें नाम इसका दे दिया गया है। तो जैसे इसमें 5 ही पॉइंट है, अभी पहले 3 ही पॉइंट थे और इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर दिए गए हैं। तो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें कुछ अलग से पॉइंट्स ऐड नहीं किए गए हों, क्योंकि जैसे एतगीन की हत्या करवाई, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एतगीन है और अल्तुनिया है वो रजिया के एकदम कृपा पात्र थे और बाद में उन्होंने विद्रोह किया और फिर अल्तुनिया के साथ तो रजिया ने बाद में विवाह भी कर लिया था, लेकिन एतगीन की हत्या है वो बहराम शाह ने करवा दी थी क्योंकि ये इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि मैं अब इतिहास पढ़ाने लग गया हूँ, ये टॉपिक है वो पढ़ा नहीं रहा मैं, इसमें आपको इस पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ, नए एडिशन के बारे में, तो चर्चा वापस में वहीं ले चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसमें कुछ नया ऐड न किया गया हो। साथ ही जो आप ये जो देखेंगे इसमें एक विशेष बात कि पहले वाले एडिशन में भी हमें ये देखने को मिलता था कि बहुत सारे जो हिंदी के वर्ड हैं उनका इंग्लिश मीनिंग ब्रैकेट में दिया गया था, यानी अंग्रेजी में उनकी स्पेलिंग दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में लिखते समय कई शब्दों का उच्चारण है वो अलग अलग लेखक अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ब्रैकेट में इंग्लिश का शब्द दिया जाना चाहिए। अब की बार इसमें सुधार किया गया है, बहुत सारे शब्दों के ब्रैकेट में इंग्लिश में शब्द दिए गए हैं ताकि समझने में आसानी हो। हम ये भी देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न वही सही माना जाता है जो इंग्लिश में छपा हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में दिए गए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े। फिर इसके बाद में मुगल काल में भी जहां अकबर का विवरण दिया गया है, पुरानी पुस्तक आपके पास यदि है तो अकबर का जहां विवरण दिया गया है वहां शुरू में यह लिखा गया है कि अकबर का जन्म है वो अमरकोट में और अमरकोट के राणा जो वीरसाल थे उनके किले में हुआ, और उसके बाद में दिया गया है कि उनका पुराना नाम है जो बचपन का नाम है बदरुद्दीन था। अब इसमें चेंज कर दिया गया है, यह बताया गया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट में राणा वीरसाल के किले में हुआ, तो ये बदल दिया गया है। इसके अलावा जो अकबर के बचपन का नाम था उसको भी अब सही बता दिया गया है कि अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन था और जो बदरुद्दीन नाम है वो स्मिथ ने माना है, तो उसका एकदम क्लेरिफिकेशन इसमें दे दिया गया है। तो ऐसा मध्यकालीन भारत में भी है, आधुनिक भारत में भी है, प्राचीन भारत के सभी पॉइंट्स में ऐसा है कि बहुत कुछ नया ऐड कर दिया गया है। अब इसका अंदाजा आपको मैं बताता हूं कि जो पुरानी पुस्तक है उसमें आप देखेंगे 392 पेज और ये जो नई पुस्तक है इसमें आपको नजदीक से दिखाता हूं, इसमें है 616 पेज। तो कहां 392 और कहां 616, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है। पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी पुस्तक ये हो गई है, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है इसके बारे में कि पहली पुस्तक से और भी ज्यादा मारक क्षमता के साथ ये पुस्तक बाजार में आई है, जो निश्चित रूप से ज्यादा सहायता देगी आपको एग्जाम्स में, नेट जेआरएफ के, असिस्टेंट प्रोफेसर के या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में और भी आपको सहायता मिलने वाली है। प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हैं, जैसे जो बोल्ड अक्षर में, बोल्ड लेटर में जो लिखे गए हैं वो पहले वाले अक्षर के ऊपर छपे हुए हैं, तो वो क्लेरिफिकेशन आया है लेखकों की तरफ से कि वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है और इसका जो नया लॉट अब दूसरा छपेगा उसमें इसको चेंज कर दिया जाएगा और जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो सुधार ली जाएगी। तो यदि आपके पास पुरानी पुस्तक है और आप विचार कर रहे हैं कि मुझे नई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस पुस्तक में काफी कुछ नया जोड़ा गया है और आपको ये पुस्तक लेनी चाहिए। हालांकि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके फॉर्म भी फिल करने पड़ते हैं, इतनी पुस्तकें लेनी पड़ती हैं और पैसा किसी पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन पुस्तक के बारे में यदि मैं बात करूं तो कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा अपडेट है, ये बहुत ज्यादा कुछ बदल दिया गया है, इसलिए इस नए एडिशन को लेना निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं रवि कुलरिया हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से कंपेयर कर रहा था आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास पुस्तक के पुराने और नवीन संस्करण को, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के मन में शंका थी कि नए संस्करण में कितना कुछ अपडेट किया गया है, क्या हम नए संस्करण के लिए पैसे लगाएं या नहीं लगाएं। तो मैंने आपको बता दिया वर्डिक्ट कि बहुत कुछ अपडेट किया गया है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए लाभदायक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।